हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम लास्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। कल हमारा हो रहा था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स। आई थिंक 3 या 4 थे उसमें। कुछ डिबेट्स हमने देखे थे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 1-2 डिबेट और हैं, मीन्स बस मैं उसको हाईलाइट करवा रही हूँ। ओके, इन डिटेल अभी नहीं, बिकॉज जितना दिया है जितना इनफ हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अभी जितना आपको जानना चाहिए उतना इसमें काफ़ी है, तो मैं उतना करवा रही हूँ। फिर उसके बाद में है हाउ आर स्टेट टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, अभी इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज यूजल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, ये वाला अटेम्प्ट देना है या फिर 10 साल बाद देना है, आप सर को कांटेक्ट कर लो। ये सर का पर्सनल नंबर है, कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बना है। सर की खुद की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। देखो, कल मैंने बताया था आप लोग को डिबेट के बारे में। अभी दूसरे डिबेट के बारे में जानेंगे। एक अलग सा मेजर डिबेट था ना लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ थे, वो अंग्रेज़ी लेकर के आए, इंग्लिश लैंग्वेज वहीं से तो आया ना। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, मैं उन्हीं में से बता रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स आए चले गए, तो अभी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। हमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए, और वो विदेशी लैंग्वेज है, हमारा अपना लैंग्वेज नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की या फिर ना ही उसको बोलने की। ठीक है, बट आप देखोगे कुछ साउथ के वहाँ पे स्पीकर्स थे, जैसे कि टी कृष्णमाचारी थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो साउथ के लोग हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि देखो अकेले इंग्लिश वाली बात नहीं थी ना, ऐसे बहुत सारी सी और भी ज़्यादा लैंग्वेज थी जो अ, जब वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उनको हिंदी नहीं आती थी। आज आप साउथ में चले जाओ, हिंदी नहीं आएगी वहाँ पे किसी को भी, तो वो लोग प्रॉपर्ली इंग्लिश ही बोलते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि उन लोगों का क्या होगा, जो साउथ में जो लोग रहते हैं, जो साउथ से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, और अगर आप हिंदी को आप नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हो, क्योंकि बिकॉज देखो वहाँ पे डिबेट ये चल रहा था कि हम इंग्लिश को बिल्कुल ही अवॉइड कर दें और जो हिंदी है वो हमारा नेशनल लैंग्वेज बन जाए। तो इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर जो साउथ के लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है बोलने, वो तो अपने आप को मतलब लो फील करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप लोग का जो लैंग्वेज है, कुछ कुछ लोगों का जो मेजर लैंग्वेज है हिंदी, वो लोग इन पे डोमिनेट कर रहे हैं। और ये बात भी उनकी बहुत ज़्यादा सही थी। और दूसरा ये रीज़न था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको हिंदी बोलने नहीं आती थी। ये डिपेंड करता है रीजन पे। तो फिर उसके बाद में ये डिसाइड करा गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंडिया का वो होगा हिंदी। बाकी जो कोर्ट्स में या फिर सर्विसेज में या फिर किसी मान लो 2 स्टेट हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, कोई बातें बातें करनी है, तो वो भी इंग्लिश में करी जाएगी। तो आप लोग जो ये बोलते हैं ना कि नेशनल लैंग्वेज क्या है, नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का हिंदी। बाकी इंग्लिश भी यूज़ होता है बहुत सारी जगह पे। एंड जो ये कोर्ट्स वगैरह होते हैं, सर्विसेज या फिर कुछ बातें करनी हो इफ़ 2 स्टेट को, ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश प्रेफर करी जाती है। अच्छा, बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, बट ये जो थे ना, इनका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल रहा। क्योंकि देखो ये खुद भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो जो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फाइनलाइज्ड हुआ है ना, कि इनके सुपरविजन में ही हुआ है। तो इन्होंने कहा कि अब जैसे मैंने कल बताया था कि एक और डिबेट हो रखी थी, तो इन्होंने ही कहा था कि पॉलिटिकल तो दे दिया, सोशल एंड इकोनॉमिकल कब दोगे। तो इन्होंने ये कहा था कि आप राइट टू वोट वाला अधिकार दे करके किसी को आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेके आ सकते हो, आप पॉलिटिकल इक्वलिटी लेके आ सकते हो कि हाँ, इतने साल से ऊपर के बच्चों को, सॉरी आदमियों को या फिर और तो जो भी हैं उन सबको वोटिंग राइट्स हैं। लेकिन आप क्या करोगे जब आप में अनटचेबिलिटी ही बैन नहीं होगी, तो आप तब क्या करोगे जब किसी को जॉब्स मिलेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे भी जब भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो इनका सिंपल सा ये कहना था कि कुछ ऐसा भी करो जिससे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ ही रही है, साथ में हमारी सोशल इक्वालिटी भी आए और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आए। ठीक है, तो इनका ये कहना था, जिससे कि जो रिच एंड पुअर हैं उनके बीच का जो ये गैप है वो ख़त्म हो सके। तो इसके लिए आपको आप आगे पढ़ोगे, आप वाइश आई के लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में जाना,
आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आपने अभी तक देख भी लिया होगा तो आपको बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे, जैसे कि जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश करा गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के रहेगा कि हाँ, ये रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है ना उसको कम करती हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है हमारा, हाउ आर स्टेट टू बी फॉर्म्ड। कहीं जहाँ पे आर नहीं हुआ यहाँ पे वर होगा, WERE। ठीक है, देखो 1920 में क्या हुआ था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, क्योंकि जो INC थी वो ही थी ना हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की मेन पार्टी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, उसने उन्होंने उन लोगों ने जितने भी लोग थे सबने प्रॉमिस कर दिया कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटिंग टू लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे। कहने का ये मतलब है कि उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर जो हिंदी बोलते हैं वो एक राज्य में रहेंगे, जो तेलुगु बोलते हैं वो अलग राज्य में रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा वाला प्रॉमिस कर दिया। बट ऐसा क्या हुआ कि जब आज़ादी मिली तो इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, वो भूल ही गया कि हाँ मैंने कोई प्रॉमिस भी किया था। ठीक है, और पहली बात तो ये कि ये ना किसी को पसंद नहीं आ रही थी कि ये लैंग्वेज के बेसिस पे आप क्यों ही बांट रहे हो। मतलब कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे से राइट्स होते हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स में, और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है, आपको उसी में प्रॉब्लम हो रही है और आप अभी ये कह रहे हो कि हम लैंग्वेज के आधार पे हम अपने स्टेट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल हो गया बाद में, बट एट दैट टाइम ना किसी को उतना पसंद नहीं आ रहा था। जैसे कि आप देखो उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसके जो ये लिंग्विस्टिक स्टेट बन रहे थे ना ये इसके अगेंस्ट में थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। फिर उसके बाद आप देखोगे कांग्रेस लीडर्स कोई स्टेप लिए नहीं थे, बट जो कन्नड़ स्पीकर थे ना, जो मलयालम स्पीकर थे, जो मराठी स्पीकर थे, उन्हें चाहिए था अपना स्टेट। ठीक है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हो रखे थे, तो पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो इन लोग को अपना स्टेट चाहिए था। ठीक है, आप बाद में देखोगे जब इन लोगों ने कोई स्टेप नहीं लिया तो उस इन लोग के अगेंस्ट में ना प्रोटेस्ट होने लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अलग ही लेवल का वो प्रोटेस्ट हुआ था। तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, आप ऐसे बोल लो, मद्रास प्रेसिडेंसी बोल लो, वहाँ के लोग ना तेलुगु बोलते हैं। तो जब नेहरू गए अपने नेहरू जी जो थे, जब वो अपने कैंपेन के लिए गए, इलेक्शन थे ना 1952 में, तो जब वो मद्रास वाले एरिया में गए तो वहाँ पे उनका स्वागत पता है कैसे करा गया, ब्लैक फ्लैग के साथ में, और ये स्लोगन के साथ में कि वी वांट आंध्रा, मतलब हमें अब हमारा आंध्र प्रदेश चाहिए ही चाहिए। फिर आप देखोगे अक्टूबर में, मतलब उसी साल में 1952 में ही अक्टूबर में पोटी सिरार मुल्लू जी थे, ठीक है, इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया, मतलब ये भूख हड़ताल ही करने लगे कि हाँ हमें हमारा आंध्र प्रदेश चाहिए ही चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जहाँ पे ये हड़ताल वगैरह हो रहे थे। ठीक है, तो फिर आप देखोगे 15 दिसंबर 1952, जस्ट 58 डेज हुए थे उनके फास्ट को। ये जो पोटी सिरार मुल्लू जी थे ना, उनके फास्ट को बस 58 डेज हुए थे, तब तक उनकी डेथ हो जाती है। एंड जैसे ही न्यूज़पेपर में ये सारी जो ये खबर होती है वो फैलती है, तो प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अब तो देना पड़ेगा, अब कोई बात नहीं है, अब भी हमें इनका राइट देना पड़ेगा। तो आप देखोगे 1 अक्टूबर 1953 को एक न्यू स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, जिसको आज आप लोग जानते हो उस नाम से। तो आप याद रखना, प्रीलिम्स में कभी कभी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तो नहीं, बट हाँ पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आ जाता है। UPSC के लिए कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, याद रखना कि आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को ही बना था। फिर उसके बाद में आप देखना, जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया ना, तो जितने भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ थी उन्होंने भी डिमांड कर दिया कि हमें हमारा सेपरेट स्टेट चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी, आप बाद में देखोगे जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे एट दैट टाइम के, उसको भी तोड़ दिया गया। उनमें भी अलग ही प्रॉब्लम थी कि नहीं इसमें भी अलग है तो हम अलग ही चाहिए हमें। अभी मैं बता रही हूँ, तो इन सबको चेक करने के लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करा गया। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1956 में, एंड इसने रिकमेंड किया कि हाँ ठीक है, जितने भी एरियाज हैं आप सबको अलग कर दो। तो इस रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो असमिस थे, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ या फिर जो तेलुगु स्पीकर थे, इन सबको अलग अलग कर दिया गया। आप देखो हिंदी बोली जाती थी नॉर्थ इंडिया में दैट टाइम, आज भी तो नॉर्थ इंडिया में हिंदी फेमस है, आज का अंग्रेजी लोग बोलते हैं, मतलब बोलते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी इलिटरेट लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती है। ठीक है, उनको समझ में क्या है, उनको ए फॉर एप्पल भी नहीं आता है, जो पढ़े लिखे बचपन से ही नहीं है तो, बट इसे सीरियस मत लेना। हाँ, तो फिर मैं ये बता रही थी कि जो हिंदी स्पीकिंग जो नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन था, उसको भी बहुत ज़्यादा सेवरल स्टेट में ब्रेक कर दिया गया।
1960 में आप देखो जो बाइलिंगुअल स्टेट था ना बॉम्बे का, उसको अलग अलग कर दिया गया मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स में। 1966 में जो पंजाब वाला स्टेट था ना, उसको पंजाब एंड हरियाणा में कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट इन द सेंस उसको ब्रेक करके मतलब डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो पहले पंजाबी स्पीकर्स थे ना, उनको मोस्टली वो सिख हुआ करते थे। बाकी जो बाद में बने हैं ना, ठीक है, जो पंजाबी नहीं बोलते हैं वो या तो हरियाणवी बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं। अभी ज़रा इस मैप को देखना, जूम करूँ क्या, जस्ट अ मिनट। देखो ये वो वाला मैप है 14 अगस्त 1947 का। अभी देखो जो प्रिंसली स्टेट है ना, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। हाँ ये इंडिपेंडेंट थी, इनको ऑटोनॉमी दी गई थी, बट ये कंट्रोल में तो थी ना उन्हीं के, ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में थी, ठीक है। तो जितना भी मार्क करा गया है, आप इस मैप में बस इतना देखते चलो कि किस हद तक लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा इंडिया डिवाइड हो गया। प्रिंसली स्टेट में इतने सारे एरियाज दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आई थिंक ब्लर हो गया है क्योंकि मैंने बुक से आपके फ़ोटो ली है, तो वहाँ पे ना ब्लर हो गया है। आपके पास अगर बुक हो या फिर गूगल वगैरह यूज़ करना है ये मैप को देखना, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार याद रखो कि पहले इतने सारे से रीजन हुआ करते थे। बाद में 1 नवंबर 1956 को इतने सारे से रीजन्स हुए, रीजन्स नहीं रीजन। और फिर उसके बाद में फाइनली प्रेजेंट डे आज का हमारा आप इंडिया देखोगे तो वो ऐसा वाला कुछ दिखता है। लैंग्वेज के बेसिस पे इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया है। ओके, अभी आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो उस टाइम पे इंडिया और इंडियंस दोनों को ही पॉवर्टी से बाहर निकालने की नीड थी। एंड हमें नीड थी कि हम कुछ ऐसा डिसीजन लें, हमें नहीं, एट दैट टाइम जो भी लीडर्स थे वो, ठीक है। अभी हमारी इतनी औकात नहीं है हम कुछ ऐसा डिसाइड कर पाएँ। आगे से आप लोग बनो, उसके बाद कुछ डिसाइड करना। ओके, सो उस टाइम पे इंडियंस को इंडिया को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में ना कुछ डिसाइड करने की नीड थी। तो 1950 में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, प्लानिंग कमीशन। इसका काम क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना था। देखना इन द सेंस उसके जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसके लिए सूटेबल पॉलिसीज़ बनाना था जो कि मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस पे वर्क करती। मतलब इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स आए। आप देखो कि जो ये प्लानिंग कमीशन के अंडर में ना, बाद में तो इसका नाम रख दिया नीति आयोग। आप मुझे कमेंट में बताओ किस डेट को रखा गया ये नेम, प्लानिंग कमीशन का जो नेम चेंज करके रखा गया ना नीति आयोग, वो बताओ मुझे कौन से वाले डेट को रखा गया है। और फिर उसके बाद में आप देखना बड़े सारे जैसे 5 ईयर प्लान्स आएंगे। और उस टाइम पे इंडिया को लगा कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे बेस्ड हमें कुछ करना चाहिए। तो जो हमारी इकोनॉमी है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, ऐसा कभी कभी होता है ना किसी स्टेट में कि हाँ बिल्कुल सब कुछ एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड कर दो, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करना है, जो भी गवर्नमेंट का होगा वही होगा। नहीं, हम लोगों ने वैसा नहीं किया। हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना हमारे लिए। तो यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारे जॉब्स में, या फिर किसी भी चीज़ में न्यू जॉब्स को जनरेट करना है उसके लिए, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उतना ही रोल प्ले करेंगी जितना कि रोल स्टेट के थ्रू प्ले किया जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1956 में आप देखोगे सेकेंड 5 ईयर प्लान आया। इसने फोकस करा था हैवी इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने में। जैसे कि वो स्टील वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उस पे इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और क्योंकि ना जो जवाहरलाल नेहरू थे वो थे सोवियत यूनियन के फेवर में, यूएसएसआर के फेवर में, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान्स वहीं से वो लेके आए थे। और वो चाहते थे सच में कि हाँ डेवलपमेंट हो। एंड उस टाइम पे जैसे कि मैंने बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन गया था। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि आपने प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हाँ ये करो तो सबको वही करना था, नहीं। स्टेट के थ्रू भी उसको जितने भी वो कर रहे थे ना काम, 5 ईयर प्लान्स या फिर कुछ भी, तो वो स्टेट को भी एक बार चेक करवाना होता था। क्योंकि देखो प्लान वो करेंगे बट इम्प्लीमेंट तो स्टेट ही करेगा ना। अब वो तो आके नहीं करेंगे ना कि पूरे इंडिया में जाके नहीं बोलेंगे ना कि हाँ आप इम्प्लीमेंट कर दो, मैंने ये बनाया है। ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ अपने सोचेंगे, कुछ प्लान्स वगैरह सोचेंगे, वो स्टेट के जो भी गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको बताएंगे तो वो लोग ही तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लेटर्स सेंड करे नेहरू जी ने स्टेट के सीएम्स को या फिर जो गवर्नर्स होते हैं ना उनको, ठीक है। तो उसके बाद में इसको रेटिफाई करा गया। आप देखो 1956 में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, इसने बहुत ही ज़्यादा हैवी फोकस कर दिया था जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि स्टील के हैं, जो बहुत बड़े डैम्स होते हैं, उनको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा फोकस करा था। और ये जो सेक्टर था ना, ये स्टेट के कंट्रोल में था। कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही स्टेट के एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं था, स्टेट के कंट्रोल में था। बट हाँ, जो काम हो रहा था वो फ्रीली हो रहा था। ऐसा नहीं कि स्टेट ने कुछ बोल दिया। अच्छा, स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट की बात हो रही है। अगर आप ग्लोबली देखो ना तो इंडिया भी एक स्टेट ही है। अगर आप ग्लोबल बेसिस पे देखो तो इंडिया इज़ अ स्टेट।
ठीक है। तो ये ना समझना कि स्टेट का मतलब है कोई राज्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये सेकंड 5 ईयर प्लान आया था ना, इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि इन लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग इतना हैवी फोकस करेंगे ना इंडस्ट्रीज़ पे, स्टील वगैरह पे, डैम्स पे, तो जो ये हमारा एग्रीकल्चर है वो कहीं ना लॉस में चला जाएगा। इन लोग को ऐसा लगता था, और ये देखो सच भी बात थी कि एग्रीकल्चर लॉस में जा रहा था एट दैट टाइम, ये सेकंड 5 ईयर प्लान की वजह से। अभी देखो आप ना सब चीज़ एक साथ बढ़िया नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे जितने भी जो पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी लिटरेट लोग थे, उन्होंने कहा कि इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो है ही नहीं सेकेंड 5 ईयर प्लान में। कोई भी एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस जो होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो तो है ही नहीं। क्योंकि देखो आप उस टाइम को ले लो या फिर आज के टाइम को ले लो, ये जो एनवायरनमेंट है ना वो आज भी गंदा ही पड़ा हुआ है, पोल्यूशन वगैरह होते रहते हैं, तो आज भी वाहियात ही पड़ा हुआ है। हाँ, कोशिश करी जा रही है, बट पहले से ज़्यादा ही ख़राब हो गया है आज। आप दिल्ली में देख लो, अभी हमारे यूपी में ही देख लो, कितने सारे से ऐसे होते हैं। बट वो एक अलग सी बात है। महात्मा गांधी जी की एक फॉलोअर थी मीरा बहन, उन्होंने कहा था कि जो साइंस एंड मशीनरी जो ये आप लोग कर रहे हो ना, ये स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाना, ये आपको बस शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाद में जाके ना इसका बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपके लिए भी नहीं सही होगा और जो हमारे लिए भी नहीं सही होगा। ओके, ऐसे बहुत सारे से प्लान्स आएंगे। अभी देखो द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट है, ये ऐसे यहाँ पे क्लियर दिख तो रहा है। देखो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, आपको अगर थोड़ी सी भी पॉलिटी की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड था वो 2 ब्लॉक में बट चुका था, ठीक है, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट की साइड से था, मतलब उनका जो आइडियोलॉजी था वो कैपिटलिस्ट था, और जो यूएसएसआर था, ठीक है, मतलब जो आज का रशिया है हमारा, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था। उस टाइम पे इंडिया को नीड थी कि देखो उस टाइम पे जो भी नेहरू जी ने जो डिसीजन लिया वो उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी नेहरू जी ही थे, फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी नेहरू जी ही थे। तो हाँ, उस टाइम पे नेहरू जी ने ये कहा कि हम दोनों में से किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। तो उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि वो कह रहे हैं सी, मैं पहले बता दे रही हूँ कि हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, मतलब है हिस्ट्री का ही टॉपिक, बट आप इसको पॉलिटी में ज़्यादा आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो ये ना समझना कि इसमें ये कहाँ से आ गया। आपके एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में ऐसे बॉक्सेस में दे रखे हैं जो वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। अभी तो बस आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, तो अभी आपके चैप्टर्स में ना बहुत सारे से ऐसे बॉक्सेस दे रखे हैं जो वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। मैंने वो करवा दिया है, तो ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये मैं करवा रही हूँ। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि ना हम यूएसए के साथ हैं ना यूएसएसआर के साथ हैं। इनके कहने का ये मतलब नहीं था कि हमको बिल्कुल मतलब ही नहीं है किसी से। हाँ, इन्होंने ये कहा कि अगर हम दोनों के बीच में कोई समझौता करवा सकते हैं तो हम बिल्कुल करवाएंगे, बाकी हम रहेंगे न्यूट्रल। तो इंडिया ने इजिप्ट, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया एंड घाना के साथ में मिलकर इंडिया ने बोला कि हम हैं न्यूट्रल, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे नहीं बोला उन्होंने, लेकिन हाँ बाद में फिर आप देखोगे ना, जो यूएसए था अब उसको कोई ना कोई तो चाहिए था, तो वो चाइना के साथ मिल जाएगा जाके, ठीक है। चाइना एंड पाकिस्तान यूएसए के फेवर में आ जाएंगे। बट हाँ, यूएसएसआर हमारा शुरू से बहुत अच्छा दोस्त रहा है। एंड बाद में आप देखोगे जब फिर वहीं से बना था ये नॉन अलाइन मूवमेंट। जब चाइना ने हम पे वॉर डिक्लेयर करा था ना, तो जितने भी ये न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को कह रही थी कि हम नॉन अलायंस में बिलीव रखते हैं, आप लोगों के साथ नहीं आएंगे, ये इजिप्ट, इंडोनेशिया वगैरह जो भी हैं, इनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकला हमारे इंडिया के फेवर में। उस टाइम पे नेहरू को समझ में आया कि हाँ, गलती कर दी इन्होंने, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई, मतलब गलती कर दी इन्होंने, ये नहीं कि ये डिसीजन लेके गलती कर दी। इन्होंने इनको ये लगा कि एक लिमिट से ज़्यादा किसी के भी साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इनको ये बात तब जाके समझ में आई। बट ठीक है, वो उस टाइम का डिसीजन था, कोई बात नहीं। यहाँ पे बस इतना ही दे रखा है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इस वाले वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपका ये जो क्लास 8 वाला एनसीईआरटी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखो 15 अगस्त 2007 को इंडिया को आज़ाद हुए हो चुके थे 60 साल, ठीक है। तो आपके बुक में सीधा सा सवाल ये दिया गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था या फिर जो भी उनके जो माइंड में इमेज चल रहा था, क्या उन सबको डिमांड्स वगैरह चल रहे थे, डिमांड्स वगैरह, तो क्या उन सबको हम लोग फुलफ़िल कर पाए? हम लोग नहीं, क्या वही लोग फुलफ़िल कर पाए हैं? क्योंकि देखो इंडिया ना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी वहाँ यहाँ की बहुत ही अलग ही लेवल पे चलती है। ओके, एंड जो हम लोगों ने जितने भी हम लोग के खिलाफ अपोजिशंस हो सकते थे, क्योंकि इंडिया को तोड़ने की भी बहुत कोशिश करी गई, तो जितने भी अपोजिशंस हो सकते थे हम लोगों ने सबको उसको सब सारे अपोजिशंस को ओवरकम करा है। पहला हो सकता था लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे, तो हम लोगों ने मीन्स लीडर्स ने जितने भी एरियाज थे सबको लैंग्वेज के बेसिस पे उन लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड तो नहीं करा है इंडिया में ही, बस हाँ अलग अलग स्टेट्स हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे, जितने भी फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे वो कहते थे कि इंडिया का भी एक सिंगल कंट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या तो यहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाएगा, ठीक है, कि ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे आप लोगों ने डिवाइड कर रखा है इसकी वजह से मिलिट्री भी रूल आ सकता है, जो पाकिस्तान में चलता रहता है, और या फिर जो कुछ भी आएगा, बट हाँ एक सिंगल कंट्री की तरह ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट हम लोगों ने उनको रॉन्ग प्रूफ करा है कि नहीं, इतना डाइवर्स होने के बाद भी, इतनी डेंजरस डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, बट वो रहेंगे हमारी नेशनल यूनिटी के अंडर में ही, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है, ये तो मैंने अच्छा ही गिना दिया कि ठीक है सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी हमारी जुडिशरी अलग है, आप हेल्प लेने के लिए वहाँ जा सकते हो। अभी देखो बुराइयाँ क्या क्या है, कुछ है जैसे कि जो दलित्स हैं हमारे इंडिया के, उनको आज भी डिस्क्रिमिनेट करा जाता है, उनको वायलेंस फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आज भी आप रिमोट एरियाज़ में देख लो, जब जहाँ दलित्स जाते हैं पानी वानी पीने, वहाँ पे बहुत सारे हाई फाई लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं उधर मत जाना, उधर तो ऐसे इस कास्ट के लोग गए थे तो हम लोग वो नहीं टच करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस वाले डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाए हम, मैं मानती हूँ इस बात को। और स्पेशली ये विलेजेस में होते हैं, शहरों में भी होते हैं बट उतने नहीं होते हैं, बट विलेजेस में तो एक लिमिट से ज़्यादा आज भी होते हैं। उसके बाद आप देखोगे, आपने सेक्युलर रिलीजन मतलब सेक्युलर वर्ड ऐड करा है, ठीक है, बट उसके बाद भी आप देखोगे कि रिलीजन को लेकर के बहुत सारे दंगे होते रहते हैं। वेस्ट में होते हैं ऐसे, इधर भी होते हैं बट हाँ ज़्यादा होते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में अक्सर आप देखोगे लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती है, पीक पे चल रहा है आजकल तो ये, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में। तो ये सारी कुछ कमियां हैं जिनसे अभी तक हम बाहर नहीं आ पाए हैं, और शायद अगर ऐसे चलता रहे तो आगे आ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। कुछ लोग हैं जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। आपने कहा कि जुडिशरी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप हेल्प तो तभी ले पाओगे ना जब आपके पास जब पैसे होंगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप वहाँ पे जाके करोगे क्या, कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ रूल्स वगैरह हैं, आप गवर्नमेंट एडवोकेट्स जो होते हैं वो आप ले सकते हो, बट स्टिल लोगों के पास उतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। अगर पैसे नहीं है तो पढ़ोगे कहाँ से, पढ़ोगे नहीं तो इतना सब पता कहाँ से होगा कि हाँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हम करके सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे से ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी से ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको एक बुक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो गैप है ना, ये वाइडेंट होते जा रहा है दिन पर दिन, हाँ ये बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, अभी तक ठीक है। जो कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, ऐसे बहुत लोग रहते हैं कि हाँ जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको कुछ नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। हमारी जो जुडिशरी है, हमें उस पर पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छी है, वो सबको एक एक नज़र से ही देखती है। बट हाँ ये जो रिच एंड पुअर का के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, और उसको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की नीड है। अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत कम हो रखा है, बट हाँ अगर मैं बात करूँ आज़ादी के बाद से, मतलब जिस टाइम की ये बातें चल रही है ना, उस टाइम पे ये एक लिमिट से ही ज़्यादा था। आजकल आप देखो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आ चुकी हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, मिल भी रहा था एट दैट टाइम, ठीक है। पार्टीज़ के बेसिस पे मैं नहीं कह रही हूँ, एस्पिरेंट होना तो जस्ट लोगों के बेसिस पे देखो कि हाँ किन किन को मिला है, किन किन को बेनिफिट हुआ है, वरना बीजेपी कांग्रेस फिर ये पेपर में तो करना नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट हाँ कुछ कमियाँ हैं जो हमें अभी सॉर्ट आउट करनी है, जो हम अभी नहीं कर पाए हैं, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर स्टेप्स लेने की नीड है। कोई बात नहीं, आप आईएएस बनना आप लोग, तो आप लोग ऐसे स्टेप्स लेना, ओके। सो यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, बेसिकली यहाँ पे आपका बुक ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अभी आप सर को कांटेक्ट कर लो, नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, बट यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप सर को उस पर कांटेक्ट कर लो। आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी खत्म हो गई है, कल से हम क्लास 9 की एनसीईआरटी करेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।